नमस्ते, न्यूज रूम की गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और उस चर्चा के दौरान जो कुछ हुआ वो आपने देखा। राहुल गांधी के साथ एक बड़ा वर्ग दिखा और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ एक बड़ा वर्ग दिखा। कुल मिलाकर टक्कर की स्थिति बनी रही। आरोप दोनों तरफ से अलग अलग लगते रहे और इन आरोप के केंद्र में रहा पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे की एक किताब, जिसका रेफरेंस राहुल देना चाहते थे और सरकार चाहती थी, या स्पीकर कह सकते हैं कि चाहते थे कि रेफरेंस ना दिया जाए क्योंकि किताब छपी नहीं है। लड़ाई होती रही, अलग अलग आरोप लगते रहे। न्यूज रूम की इस गर्मा गर्मी में आज यही चर्चा का विषय है कि इस पूरे एपिसोड में कौन किस पर भारी पड़ गया। क्या राहुल की जिद जायज थी, नाजायज थी, और बीजेपी ने जो आरोप लगाए वो कितनी सही कितनी गलत है। शुरुआत करेंगे अपने साथी नीरज जी के साथ। नीरज जी, ओपनिंग रिमार्क आपका क्या रहने वाला है? जिस तरीके से लोकसभा में हमने देखा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जो टकराहट दिखी, जो कड़वाहट दिखी, उसमें शुरुआती तौर पर किसको नंबर ज्यादा मिलते दिखते हैं? देखिए ऋषि, अगर आप हार जीत की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है। बिना सोचे समझे ये माना जाना चाहिए कि राहुल गांधी और विपक्ष इस पूरे मसले में जीता है। लेकिन ये एक ऐसी जीत है जिस पर मुझे लगता है कि विपक्ष को भी उतना गुमान नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इसमें हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद की रवायतें टूटी हैं। इस देश के वो प्रधानमंत्री जिन्हें देश का ही नहीं विश्व का सबसे मजबूत नेता बताया जाता है, वो विपक्ष के डर से, विपक्ष उन्हें असहज कर देगा, इस डर से लोकसभा में नहीं आए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए। बचकाने तर्क दिए गए कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है, हमला हो सकता है। बचकाने तर्क जिसे कहते हैं कि बच्चों वाला तर्क दिया गया कि देश संसद के अंदर प्रधानमंत्री को खतरा है। और इस लोकतंत्र की निष्पक्षता की जो सबसे मजबूत कुर्सी है, यानी लोकसभा स्पीकर की कुर्सी, उसकी निष्पक्षता पर इस तरह के छींटे और इस तरह के दाग पहले कभी नहीं देखे गए। ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ना आना संसद में, लोकसभा में, और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देना अपने आप में एक बिरला इंसिडेंट है। इससे पहले भी हुआ है, परिस्थितियां दूसरी थी। यहां पर विपक्ष से डरकर बचकाने तर्क देकर नहीं आए, क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि को लार्जर देन लाइफ माना जाता है। कोई उनके खिलाफ सदन के पटल में कोई कुछ बोल ना दे, इस डर से वो आए ही नहीं। परंपराएं टूटती हैं, रवायत टूटती हैं, टूटती रहे। आखिरी बात, जिस तरह से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उसके बाद राहुल गांधी को किताब नहीं लाने दी जा रही नियमों का हवाला देते हुए निशिकांत दुबे किताबों का पुलिंदा लेकर आ रहे हैं उसी बहस में। या तुम करो तो रास लीला, वो करें तो कैरेक्टर ढीला, ये लोकसभा स्पीकर की कुर्सी कर रही थी। लेकिन इसके बाद निशिकांत दुबे ने जिस तरह से घटिया और जिसे कहते हैं कि लिजलिजी भाषा का इस्तेमाल करते हुए नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में जो बात बोली, मुझे बस आखिरी हरियाणा के एक युवा शायर हैं विष्णु विराट, उनकी एक गज़ल याद आ रही थी जब मैं वो सुन रहा था कि दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, हम है कागज़ वो कैंचियां देंगे, जुगनुओं ने शराब पी ली है अब वो सूरज को गालियां देंगे। तो ये सत्ता की शराब पीकर जुगनू बैठे हुए हैं और सूरज को गालियां दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अमित जी, आपका ओपनिंग रिमार्क क्या रहेगा? कैसे देखते हैं इस पूरी रस्साकसी को, जिसमें कांग्रेस बनाम जो बीजेपी की स्थिति रही, उसमें सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और बनाम राहुल गांधी की तस्वीर बनती हुई दिखी? ऋषि, आप कह तो सही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की तस्वीर बनती दिखी, लेकिन ये तस्वीर बनने कहाँ दी गई? तस्वीर तो बनती तब ना जब लोकसभा में, जो नीरज जी कह रहे थे कि लोकसभा में पीएम मोदी का अभिभाषण होता, समय आता है, और कोई सोर्सेस के हवाले से नहीं आता है। जो नीरज जी, जो संसद में पीएम पर हमला हो जाएगा, ये बात सूत्रों के हवाले से आई थी, लेकिन ये सोर्सेस के हवाले से नहीं था। पीएम का समय आता है कि पीएम इस समय बोलेंगे, और अचानक होता है कि पीएम अब नहीं बोलेंगे। ओम बिरला साहब कहते हैं कि भैया आपके पीएम मोदी पर हमले का खतरा था, ये मैंने उनसे कहा, ये संसद में बुलेट प्रूफ लगवाना पड़ेगा क्या पीएम मोदी के लिए? ये कहना चाह रहे हैं वो 2026 के भारत में। सरकार ये कहना चाह रही है कि इस देश का प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है,
तो आज अगर प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है तो सही बात है भाई, फिर तो नोएडा के बाद दिल्ली में एक लड़का गड्ढे में गिरकर मर गया, तो फिर लोग गड्ढे में गिर के मरते रहे। जब प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है देश में, तो लोग सड़कों पर मरे, लोग गड्ढों में मरे, लोग तालाबों में मरे, फिर क्या ही दिक्कत है। बात यह है, तस्वीर बननी चाहिए थी कि नेता प्रतिपक्ष का जो आरोप था, आरोप नहीं था, वो एक किताब लेकर आ रहे थे। किताब पहले वो कोट कर रहे थे, जब लोगों ने कहा कि छपी ही नहीं है तो भाई साहब छपी हुई किताब लेकर संसद के उसमें परिसर में पहुंच गए और कहे आज तो जो ही प्रधानमंत्री को देखूंगा यही किताबिया गिफ्ट कर दूंगा। प्रधानमंत्री क्या वो गिफ्ट नहीं लेना चाह रहे थे? देश के सैन्य प्रमुख, पूर्व सैन्य प्रमुख की किताब को क्या प्रधानमंत्री गिफ्ट नहीं लेना चाह रहे थे? या उसमें लिखी गई बात से प्रधानमंत्री असहज थे, जिसको राहुल गांधी की कही गई बात का जो संसद में उन्होंने कहा है उसी को कोट कर देता हूं कि सैन्य प्रमुख को कहना पड़ा, लिखना पड़ा उसमें कि मैं उस समय उस वक्त अकेला महसूस कर रहा था जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन सीमा पर आगे बढ़ रहा था और हमारी रक्षा वाहिनी चाह रही थी कि उसको वहीं रगड़ दिया जाए, वहीं टैंक से धूल दूषित कर दिया जाए। उस समय हमारा सैन्य चीफ अकेला महसूस कर रहा था। मेरे रोए खड़े हो गए इस बात को सोच के। नहीं, अब चलिए इस बात को सोच कर रोए खड़े हो गए। इस बात को प्रधानमंत्री को आकर जवाब देना चाहिए था कि क्या सैन्य प्रमुख को अकेला छोड़ दिया उन्होंने। इस बात को कहते कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। देश देखता, देश प्रधानमंत्री को आज से नहीं सुन रहा है ना, लंबे अरसे से सुन रहा है, फिर एक बार सुनता है। लेकिन उन्होंने लोकसभा में यह तस्वीर नहीं बनने दी कि वो नेता प्रतिपक्ष की कही गई बातों का जवाब दें या उस किताब को गिफ्ट पाएं जो किताब की बात इस पूरे विवाद के केंद्र में है। रजत, आपका क्या ओपनिंग रिमार्क रहेगा? आप कैसे देखते हैं इस पूरी रसाकसी की तस्वीर को? क्या है कि प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था बहुत कि लोकतंत्र में आलोचना बहुत ज़रूरी है, तो वो आलोचना सुननी चाहिए उनको। मतलब मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को जब आपकी आलोचना हो रही है आपको बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि हमने उन प्रधानमंत्रियों को देखा है जो सदन में बैठकर बाकायदा विपक्ष की आलोचना सुनते रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री को कहा गया कि वो बोलते रही थे, उन्हें कई उपनामों से संबोधित किया गया और जो उपनाम दिए वो विपक्ष ने दिए और वो बैठकर सुनते थे। वो जिस आवाज़ में जवाब एटलीस्ट सुनना चाहिए था और उसका जवाब देना चाहिए था। जवाब न देना प्रधानमंत्री के खिलाफ जाता है उनको आकर। अच्छा, दूसरी बात जो तर्क दिए गए, मनोज तिवारी ने लोगों ने कहा कि ये बात सूत्रों के हवाले से सामने आई। मनोज तिवारी ने बाहर मीडिया के सामने भी कहा कि मनोज तिवारी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री के ऊपर हमले का खतरा है। आपको पता है एक बार विधानसभा में वो चला था माइक, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माइक फेंकी गई थी, उसके बाद से वो लोहे वाली माइकें हर जगह से हटा दी गई। तो आदमी मारता कैसे? क्या किताब फेंक के मारता? जो व्यक्ति, मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को जाके गले लगा सकता था, क्या वो मार सकता था? हाँ, एक सांसद ने कहा कि दांत से काटने की योजना थी, तो ऐसा कोई हमला होने वाला तो अलग विषय है। लेकिन गजब की बात है कि कोई दांत से काटने की योजना बना रहा था और ये बात, तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए और जो दांत से काटने वाला था उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। ये जांच और निलंबित, यहां तो लोगों को वेल में आने के लिए निलंबित किया जाता है। आपको पता होगा कि पिछली बार कितने सांसद निलंबित हुए और बैठे रहे, वहां पे धरने देते रहे। 8 को तो इस बार भी किया गया मेरे हिसाब से। तो पता करिए कौन दांत से काटने की योजना बना रहा था। ठीक है, रूपक, आपका क्या है ओपनिंग रिमार्क? कैसे देखते हैं इस पूरी रस्साकसी को आप? नहीं, ये बात तो सही है कि जो अगर प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हुआ तो लोकसभा में विपक्ष के नेता का भी भाषण नहीं हुआ। पता नहीं इतना बड़ा क्यों बनाया गया इस मुद्दे को। मतलब संसद में जब भाषण होते हैं तो सांसद पता नहीं कौन कौन से किस दौर के किससे कहानियाँ सुनाते हैं, किताबें दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। हो सकता है अगर राहुल गांधी का भाषण वो सुन लिया जाता तो हो सकता है वो पासिंग रेफरेंस में चला जाता था। ठीक है, किताब है जिसमें सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तो पता नहीं इस भाषण को डिसरप्ट करके, राहुल गांधी का भाषण डिसरप्ट करके राजनाथ सिंह या अमित शाह की तरफ से जो पहल की गई उसके बाद ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया। क्योंकि ये किताब में जो कहा गया, ये कोई पहली बार तो राहुल गांधी बता नहीं रहते। 2 साल से इस किताब की चर्चा थी। इसकी भी चर्चा थी कि ये किताब जो है होल्ड की गई है उसके ऑफिशियल प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो वो हमारे ही यहाँ पे नरवणे साहब ने बोला था, जनरल नरवणे आए थे और उन्होंने अपने स्टेटस क्लियर किया था कि भाई अब जो भी करना है वो सरकार और पब्लिशर के बीच करना है। तो पता नहीं, देखिए बात, सवाल ये नहीं कि किताब को लेकर और चाइना को लेकर राहुल गांधी ने क्या बोला। जो बैटल फील्ड इस समय चल रही है, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वो अब संसद में ही चल रही है। और जो एकमात्र बैटल, क्योंकि चुनावों में उस
ढंग से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो एक बैटलफील्ड में उसमें बीजेपी ने राहुल गांधी को बहुत बड़ा बना रखा है। जब भी राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं एक बवाल शुरू हो जाता है। पिछली बार उन्होंने शिव की तस्वीर दिखा दी थी, तब हल्ला हो गया, तब भी आपने उतना बड़ा बना दिया। तो बीजेपी को ये स्ट्रेटजी अभी भी शायद उनको सूट कर रही है, लेकिन इससे राहुल गांधी को फायदा हो रहा है कि कहीं कुछ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी विपक्ष के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं और सारी चीज़ें उनके हिसाब से चल रही हैं। अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण होगा, राज्यसभा में राहुल गांधी नहीं थे, कांग्रेस पार्टी ने भी शायद वहाँ के लिए कोई अलग स्ट्रैटेजी बनाई और वहाँ प्रधानमंत्री का भाषण जो है थोड़ा सूखा सूखा टाइप का जो हो गया। ठीक है, चलिए, तो हम तमाम दोस्तों के हम ओपनिंग रिमार्क सुन चुके हैं और तमाम दोस्तों से मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1 की प्रधानमंत्री पर जो सूत्रों के हवाले से हमले की खबर है उसको लेकर अलग अलग लोगों की राय है, लेकिन उसके पक्ष में, उस सवाल के पक्ष में एक काउंटर ये भी है कि क्या इस देश का इतिहास नहीं रहा है जहां प्रधानमंत्रियों को निशाना बनाया गया है, और क्या जो प्रदर्शन हो रहा था जिसके हवाले से सो कॉल्ड सूत्रों ने इस तरह की बात कही, इसका भी हमें जवाब चाहिए कि जो प्रदर्शन हो रहा था वेल में खड़े होकर जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं वहां पर, तो आखिर प्रोटेस्ट तो आप अपनी कुर्सी से, आप वेल के बीच में आके कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के चेयर पे चढ़ के ही प्रदर्शन करना, मतलब कि ये एक परिस्थिति तो क्रिएट करता है ना जिसमें आप धक्का मुक्की की स्थिति हो सकती है, हाथापाई की स्थिति हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि संसद क्या सुरक्षित नहीं है, तमाम चीजें, तो एक आर्गुमेंट पक्ष का तो ये भी हो सकता है फिर। वैसे नीरज सर ज़्यादा बेहतर जवाब दें, उन्होंने बहुत दिनों तक लोकसभा और राज्यसभा को कवर भी किया है। लेकिन आपने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्रियों के ऊपर हमले हुए, संसद में किसी के ऊपर हमला नहीं हुआ, बाहर हुआ, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या जो लोग चढ़ के प्रदर्शन कर रहे थे वो मारने की योजना बना रहे थे। आपको एक तस्वीर, चूंकि जनता भूल जाती है, आपको एक तस्वीर याद होगा, प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ हुई थी कि विरोधी सांसद प्रधानमंत्री के बिल्कुल सामने खड़े होकर विरोध कर रहे थे, ग्लास ऑफर पानी गुलाब देते थे, इस बार बोलते मोहब्बत की दुकान यही नहीं, है। अगर इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि अभी पिछले दिनों राहुल गांधी पर भी ये बात हुई थी ना, जब संसद के में दर्शक दीर्घा से लोग कूद गए थे, रंग बिरंगे गुब्बारे धुएं जब उड़े थे, तो संसद की सुरक्षा पर सवाल उठा था। ये भी एक सवाल ऋषि करना चाहिए आपको कि ये भाजपा की सरकार जब होती है तभी संसद की सुरक्षा खतरे में क्यों पड़ जाती है? भाई, आतंकवादी हमला भी संसद ने देखा है, आतंकवादी हमला हुआ है ना, संसद प्रयास हुआ है ना संसद पर। तो ये लेकिन बहुत पॉलिटिकल रिमार्क है आपका। पॉलिटिकल रिमार्क क्यों नहीं होगा? राजनीतिक सवाल है तो ये, अगर सवाल राजनीति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो रिमार्क राजनीतिक होगा। नहीं तो फिर तो ऐसे इसका काउंटर आर्गुमेंट तो ये भी है ना कि फिर कि कांग्रेस के वक्त में किस तरह के हमले अरे हुए, वहां माननीय जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इस देश आप में ये कह रहे हैं कि वो गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। बात कर रहे हैं, सुरक्षा का सवाल ही नहीं है। पहली बात हाउस को ऑर्डर में रखना ट्रेजरी बेंच की जिम्मेदारी है। संसद के नियमों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी है कि हाउस ऑर्डर में रहे। अगर विपक्ष शोर मचा रहा है, आपने दर्जनों बार इतिहास में जाके देखिए कि हाउस एडजर्न हुआ और उसके बाद तमाम पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई गई। संसदीय कार्य मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है, लोकसभा स्पीकर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है, क्योंकि वहां पर सुनने को राजी, ये जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंच की है, बीच का रास्ता निकालें। मेरी बात सुनिए, बात असल में क्या है? प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाके खड़े होके या कुर्सी के मैं पास आपको जाके बताता हूं कि नब्ज कहां पे थी। दरअसल याद कीजिए कि जब पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने, वायुसेना ने हमले किए, जब आतंकवादियों के कैंप उड़ाए गए, तब प्रधानमंत्री ने आकर श्रेय लिया उसका। हमने ये किया, बीजेपी ने उसका श्रेय लिया, हमने ये किया। कुल मिलाकर आपने ये इमेज बना रखी थी कि इस देश में सेना अगर कुछ करती है तो दरअसल वो केंद्र सरकार करती है, सेना तो सिर्फ ऑर्डर मानती है। और यहां पर यही बात फंस गई कि सेना को आपने ऑर्डर ही नहीं दिया। जहां पर लूज विकेट थी, जहां पर पिच जो है वो फ्लैट थी, अगर ये कहा जा रहा है कि जो उचित समझो वो करो, देखिए वो अलग बात। तो मैं कह रहा हूं टेक्निकलिटी आगे में भी लाइन जाइए। लिखी जा रही है ना, मैं उसके आगे भी लाइन लिखी जा रही है, उसके आगे मैं अकेला समझो जो करो, ये सारा केवल ओनस मेरे ऊपर, हाँ, सारा ओनस मेरे उसके ऊपर आ आगे गया। क्या लाइन उसके आगे नहीं लिखी गई है कि मैं अकेला महसूस कर रहा था? देखिए, मैं बहुत इसका जवाब ईमानदारी से दीजिए। एक बात कहना चाह रहा हूं कि चूंकि बात देश के एक बहुत डेजिग्नेटेड ऑफिसर पर, सेना प्रमुख पर आ जाएगी, इसलिए मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोटे तौर पर बात यही है कि जब आपसे कह दिया गया है कि जो उचित समझो वो करो, तो उसके बाद सारा ओनस जो है वो आपके तरफ आ जाता है कि आप कर लीजिए, आपको जो ठीक लग रहा है।
ये देखिए ऋषि, ये जो लाइन जो जो उचित समझो वो करो जो है ना, इसका मतलब पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंगूर सेना ने अपने विवेक से किया ना। एक बात बता दीजिए, ऑपरेशन सिंगूर वायु सेना ने अपने विवेक से किया, आतंकवादियों के ठिकाने उड़ा दिए गए, वो अपने हमारे तो विमान उड़ा पॉलिटिक के आए। नहीं सुनिए ना नीरज जी, मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर में जो टारगेट्स चुने गए वो 100% देश के सुरक्षा बलों ने चुना। जो बार बार मीटिंग्स हो रही थी उसमें यह तय हुआ कि हम रिटेलिएट करेंगे, हमला कैसे करना है, किस तरह से करना है, फ्री हैंड दिया गया। डेफिनेटली आपको उसके और क्या 2 घंटे का पीरियड उसके अंदर प्रोटोकॉल है और देश की लीडरशिप को आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये कह देगी कि आप जो मन करे सो नहीं, चलिए करिए। हम अभी संसद पे मैं ये कह रहा हूं संसद पे कि- हैं तो अरे मैं ये कह रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। नहीं वो क्या कह रहे हैं, मैं तो कह सवाल पूछ रहा सकते हूं। थे। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आपको जोड़ना चाह रहा हूं। राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दिया गया। एक तो जो आपने सवाल उठाया कि अब प्रधानमंत्री की कुर्सी के सामने जाकर प्रोटेस्ट करना गलत है क्या, तो इस पूरे एपिसोड के बाद ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सोशल मीडिया पर ना वो 2004 10 जून का एक वीडियो चल पड़ा है, जब मनमोहन सिंह भी प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर ही बोल रहे थे और उस समय उनको किस तरह से डिसरप्ट किया गया था, और वो वीडियोस चल रहे हैं कि उनकी कुर्सी के सामने बहुत सारे सांसद जुटे हुए हैं, पेपर उछाले जा रहे हैं। फर्क ये है कि उस जमाने में वो हल्ला हंगामा जो था वो टीवी पर दिखाया जाता था, और अब जो संसद टीवी पर जब टेलीकास्ट होता है वो स्पीकर पे होता है या फिर जो बोल रहे हो उस स्पीकर पे होता है। इस वाले मामले में तब हुआ जब फ्रेम खुला, संसद टीवी ने जब कवरेज शुरू की तो एक लॉन्ग फ्रेम था जिसमें प्रधानमंत्री की सीट के सामने बहुत सारे महिला सांसद जो थी ये खड़ी थी। ये मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब ये होना नहीं चाहिए था, पता नहीं चलना चाहिए था कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, मुझे इस बात में बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने में कि जब ये कह दिया गया कि जो उचित समझो वो करो, उसके बाद चाइना के टैंक वापस गए होंगे, तो क्या उस पूरे एपिसोड के बाद डिफेंस मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, किसी ने जनरल नरवणे से हालचाल पूछा कि हाँ भाई क्या हुआ? उसके बाद का ये शायद किताब वापस आएगी, उसमें उन्होंने अगर इसका जिक्र किया होगा, लिखा हो तब अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर एक गंभीर सवाल है। अगर जनरल नरवणे कह रहे हैं कि मैं अकेला पड़ गया था, एक सेना चीफ अगर कह रहा है और उस पूरे एपिसोड को उचित समझकर उन्होंने जिस तरह से उसका निपटारा किया, अगर वो निपटारा करने के बाद भी किसी ने हालचाल नहीं पूछा तो फिर सरकार की तरफ से ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नहीं, हम उम्मीद करते हैं ऋषि, एक पॉइंट बस ऐड कर दूं, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बता देगी, जैसा रूपक जी उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन सवाल यह है कि हम लोग राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री के डिबेट पर हम लोग बात कर रहे थे। लोकसभा स्पीकर इस हड़बड़ाहट में कह जाते हैं कि छपी हुई किताब को भी कोट करने का आपको अधिकार नहीं है, नियम गवाही नहीं देता है। पूरे नियम तो पढ़ के लोगों ने बता दिए संसद के। नहीं, पहली ठीक बात है। किताबें भारत में जो किताबें छपती हैं उनके लिए एक बाकायदा नियम कानून प्रोटोकॉल है। 2023 में भी एक नियम संशोधन किया गया था, क्या आपको तो सबमिट करनी पड़ती है और उसके फिर नहीं, वो कलेक्टर को सबमिट करने वाली कंडीशन अब खत्म हो गई है जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन भारत में अभी तक वो ऑफिशियली बुक पब्लिश नहीं हुई है, तो अगर स्पीकर की तरफ से या सरकार की तरफ से आर्गुमेंट है कि भाई आप अच्छा, अनपब्लिश नहीं, कंटेंट नहीं कर अब इसी सकते, पर सवाल तो आ गया फिर- तो मैं इसी पर भी सवाल ले लेता हूं आप लोगों से कि एक जो किताब छपी नहीं है, सो कॉल्ड तरीके से छपी नहीं है, चलिए आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर भारत स्थिति के लिए होगी। वो किताब नहीं चलिए, छपी है भारत ऋषि। के लिए वो किताब नहीं छपी है, इसको और सुंदर हमने बना दिया सवाल को। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब एक भारत में छपी हुई जो किताब नहीं छपी है, जैसे भारत में किताब नहीं छपी है, उसके हवाले से राहुल गांधी एक बात करना चाह रहे थे। लेकिन भारत में कुछ किताबें छपी हुई हैं जो आम पब्लिक के लिए उपलब्ध हैं, जिसको लेकर निशिकांत दुबे की बातों से नीरज जी बड़े ऑफेंडेड दिख रहे थे, कह रहे थे कि लिजी सी बात हो रही है। तो जब निशिकांत दुबे इस तरह के बात को कोट करते हैं तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए ना कि हाँ भाई, लेखक अगर लिख रहा है कुछ इंदिरा गांधी के बारे में या पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो उसका भी कोई आधार होगा ही, उसको बड़ा दिल करके स्वीकार लेना चाहिए। कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है। अब तक बलराज मढ़ोक की किताब से अटल बिहारी वाजपेयी के किस्से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बता दिए हैं। कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है। अब तक बलराज मढ़ोक की किताब से दीनदयाल उपाध्याय के किस्से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दिखा दिए हैं। नहीं, यही मैं बड़ा ये दिल कह दिखाना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो निशिकांत, इससे अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं आप, तो क्या निशिकांत दुबे का वो किताब को कोट करना, जिससे कांग्रेस जो है वो कह
कह रही हैं कि आप बहुत गलत बातें कर रहे हैं, अनुचित बातें कर रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है, तो भाई वो तो किताब कोट कर रहे थे, कम से कम आप तो फर्स्ट स्टैंड पे उसको स्वीकार लीजिए, ताकि आपकी बात और मजबूत हो जाए कि आप भी जब कल को किताब से कुछ बात कह रहे हैं तो मान लिया जाए। नहीं, मसला सिर्फ किताब नहीं है, मसला ये था कि राहुल गांधी चाइना के बारे में बात कर रहे थे। तथ्य नहीं। फिर वही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस तो उसको स्वीकार लेगी क्या? कांग्रेस उसको खारिज क्या कर रही है? कांग्रेस के लिए झूठ है। मैंने प्रियंका गांधी का बात, मैं इसका जवाब देता हूं। किताब को, नरवणे की किताब को आप ऋषि जी कल कह दीजिए कि झूठ लिखा है, ये आपका अधिकार है, कह दीजिए। अरे क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूं कांग्रेस को ने क्या स्वीकार किया। क्यों करे? क्या अरे मैं एक जवाब देता हूं क्या आपको। निशिकांत दुबे को ये कहने से कांग्रेस ने रोक दिया? क्या कांग्रेस इस हैसियत नहीं, में मैं- है मैं- कि निशिकांत दुबे मैं को ये रोक बता पाएगी? रहा हूं। ये संसद का पटल और स्पीकर तय करेंगे ना कि किस विषय, जो विषय संसद के समक्ष है, अरे मैं- उस पर बात होनी है कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इस पर बात होनी है। देश में 2014 से दिक्कत तो यही है ऋषि कि कोई भी बात में सरकार फंसती है तो पंडित नेहरू ने ये किया था। ठीक है, कोई चलिए बात क्लोज सरकार करेंगे, फंसती टाइम है, नहीं है, टाइम राजीव नहीं है। ने- मैं इसका जवाब मेरे पास है, वो अमित जी बोले तो मैं बोला नहीं। हाँ प्लीज, क्या है, छोटा सा रिमार्क। बस इतना अंतर है कि नेहरू, जिस बात है नेहरू और माउंटबेटन की पत्नी को लेकर जिस तरीके की किताब छपी, वो किसके कार्यकाल में छपी थी, किस देश की सरकार में छपी थी, और नरवणे की किताब किस देश की सरकार में रुकी है, ये बताता है कांग्रेस और बीजेपी का अंतर। ठीक है, चलिए अब नीरज जी से हम कंक्लूडिंग रिमार्क लेना शुरू करेंगे। ये जो पूरा फियास्को हुआ, 19-20 हुआ, अलग अलग पार्टियां बन गई, नीरज जी बिल्कुल कम कम शब्दों में हम इसे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि जो इशारा रूपक जी ने किया, राहुल गांधी को अगर ये बोल लेने देते बिल्कुल, तो क्या ये मामला इतना बड़ा होता देश में जितना आज के वक्त में बड़ा दिख रहा है? बिल्कुल। मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि ये जो बीजेपी या केंद्र सरकार अपनी चतुर रणनीतियों के लिए जानी जाती है, वहाँ पर ये फैसला इन्होंने क्यों लिया? रूपक यहाँ बैठे हैं, हम लोग सैकड़ों किस्से, दर्जनों किस्से तो अभी गिनवा सकते हैं, जब कोई इंडियन एक्सप्रेस लहराते हुए, जब कोई हिंदू लहराते हुए, जब कोई टाइम्स ऑफ इंडिया लहराते हुए संसद के अंदर सरकारों के ऊपर आक्षेप लगे हैं, उसके चक्कर में लोकसभा राज्यसभा एडजर्न रही हैं और अगले सेशन में किसी को याद भी नहीं रहता कि वो किस बात पर हुआ था। अरे तो यहां पर राहुल गांधी बोल लेते, चर्चा हो जाती, जवाब हो जाता, किसी को याद भी नहीं रहता। ये फैसला, ये इतना बड़ा रक्कस क्रिएट करके सोशल मीडिया पर करोड़ों करोड़ इंप्रेशन उन पोस्ट के जा चुके हैं। नरवणे की किताब में क्या है, राहुल गांधी क्या कह रहे थे, गलवान के वक्त क्या हुआ था, चाइना बॉर्डर पे क्या हुआ था। तो ये मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा की सरकार ने, और बड़ी हैरानी की बात है। और इसके बीच में जो रवायतें टूटी, संसद की गरिमा तार हुई, वो तो बातें साथ में हैं ही। ठीक है, चलिए अमीश जी आपका क्या है कंक्लूडिंग रिमार्क? अगर राहुल बोल लेते तो बीजेपी ज्यादा बेहतर स्थिति में होती, या राहुल को ना बोलने देने से भी बीजेपी को कोई एडवांटेज हासिल हुआ है? मुझे तो वो घटनाक्रम ही नहीं याद आ रहा है मोदी सरकार के बाद से कि विपक्ष के किसी नेता को आराम से बोलने दिया गया हो। राहुल गांधी की बात नहीं है। बात यह है कि ये सरकार अपनी आलोचना सुनने के, लोकतांत्रिक आलोचना, ये लोकतंत्र का मंदिर है ना, वहाँ लोकतांत्रिक आलोचनाएं चलती रही हैं, सन 47 से चलती रही हैं, लेकिन ये सरकार सुनने का मन नहीं रखती है, सुनने का दिल बड़प्पन नहीं रखती है। ये उसने कई दफ़ा साबित किया है। राहुल गांधी को बोलने दिया जाता तो छोटा मुद्दा हो जाता, बड़ा मुद्दा हो जाता, इस पर मेरा से नहीं है। मेरा से इस बात का है कि राहुल गांधी के बोलने में मेरिट क्या थी, वो देश के लिए कितना जरूरी था, वो देश के पटल पर क्यों बात होनी चाहिए थी। छोड़ दीजिए ऋषि जी छपी हुई किताब कि नहीं छपी हुई किताब। इस देश ने कई दफ़ा देखा कि मीडिया रिपोर्ट्स उछाली गई, जो नीरज जी अभी जिक्र कर रहे थे, चाहे वो बोफोर्स सौदा रहा हो, चाहे जो भी सौदा रहा हो, सरकारें क्लीन चिट पाई या नहीं पाई, जांचेज हुए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स को, जीप घोटाला, पहला जीप घोटाला जो देश सरकार, जो मेनन के समय में लगा था, वो भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से था। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी खुद मीडिया रिपोर्ट्स को देते थे और सांसद उछाल कर सरकार को कटघरे में अमेरिकी संसद में अपस्टीन फाइल भी मीडिया के, मंत्री सस्पेंड होते थे, एक्शन होते थे, और यह सरकार है कि सुनने के लिए नेता प्रतिपक्ष को नहीं तैयार है। तो ये लोकतंत्र परंपरा के इसका इस तरह से नहीं तोला जाए कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाता है। उनका हक है भाई, ये हक आप छीन रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि हम विक्टिम हैं। विक्टिम की 11 साल से सत्ता आप चला रहे हैं, जवाब कौन देगा? ठीक है, चलिए रजत, राहुल बोल लेते तो क्या मामला इतना बड़ा होता, और मोदी ने जो कल भाषण दिया उसको कैसे तौल रहे हैं आप? बिल्कुल कम शब्दों में आंकिएगा। देखिए, राहुल गांधी बोलते नहीं बोलते वो एक बात है। एक तो यह है कि
अगर तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस को और नेहरू परिवार को उस तरीके से, राहुल गांधी को उन्होंने एक किस्म से देशद्रोही करने की कोशिश की शब्दों में, जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ, तो बीजेपी जो पहले फेंक के मारती थी और लगता था कि कोई पलट के जवाब नहीं देगा, अब वो जवाब आने लगा है, ये दिक्कत होने लगी है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बोला तो उनको और तर्क, शायद उनको तर्क देने चाहिए थे। उन्होंने किस तरीके के तर्क दिए कि नाम चुरा ले गया, गांधी नाम। अरे गांधी है भाई, मैं लिख लूँ गांधी, क्या दिक्कत है? किसी कुछ देश में गांधी नाम से दिक्कत है? जिस देश में बात हो रही कि हम समानता की बात करेंगे, जाति हटा देंगे, अरे गांधी तो सबके हैं यार, गांधी का नाम रखा है ना, गांधी से क्या दिक्कत है? आप बोले नाम गुजरात के हैं गांधी, प्रधानमंत्री कहें कि सिर्फ गुजरात के हैं गांधी, उन्होंने गुजरातियों का नाम चुरा लिया। तो ये इस तरीके का प्रधानमंत्री को, वो प्रधानमंत्री हैं, उन जिस तरीके से विपक्ष के नेता की गरिमा की बात कीजिए, वो प्रधानमंत्री हैं, उनके तर्क और बेहतर हो सकते थे। हाँ, और भाषण का विषय क्या था? भाषण का विषय वही था ना, तो यहाँ पे गांधी आ गए, यहाँ पे वो नेहरू का वो बयान आ गया कि देश की 55 करोड़ समस्याएं मेरी समस्याएं हैं, मतलब वहाँ विषयांतर नहीं हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए रूपक जी, आपका आखिरी कमेंट कैसे आंकते हैं राहुल को लेकर? आपने बोला कि अगर वो पास बोल देते पास ऑन हो जाता मामला, और मोदी ने जो कल जिस तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश की है, तो ना बोलने देना और इधर से बोलना, क्या लगता है कि बीजेपी एडवांटेज पोजीशन में है या राहुल सामान लूट ले गए? नहीं, वो रजत ने जैसा कहा ना कि तेजस्वी सूर्या ने बोल दिया तो फिर राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया। काउंटर तो राहुल गांधी तैयारी करके लेके आए थे, उनके हाथ में जो प्रिंट आउट्स थे और जो किताब का जो वो था, वो सारी बड़ी तैयारी थी। ये मान के चले होंगे कि कुछ ना कुछ तो उधर से होगा ही, बड़ा ऑब्वियस है। मसला ये है कि आज तो राहुल गांधी को आपने रोक लिया, राहुल गांधी ने इसको बना लिया है अपना नारा। आज मीडिया बाइट्स वो दे रहे थे, सवाल जैसा आप उचित समझे, जैसा आप उचित समझे। अब आप जैसे ही कुछ पूछेंगे वो कह देंगे। तो ये एक तरह का मीम है, जो भी लोग लीडरशिप के लेवल पर हैं, आप अपनी टीम के लोगों को आप ये मत कह देना कि जैसा उचित समझे, वरना ये कमजोरी की निशानी मान। ये मीम बन चुका है, ये मीम बन चुका है इंस्टाग्राम पे कि बॉस बोल रहे हैं कि काम करिए, तो बोले राहुल गांधी का वीडियो जैसा आप उचित समझे, मतलब वो एक तरह से कमजोर लीडरशिप की तरफ इशारा जो है वो कर दिया गया। अब मसला ये है कि क्या राहुल गांधी आज नहीं बोल पाए तो क्या आगे नहीं बोलेंगे? इसी पार्लियामेंट सेशन में, बजट सेशन में अभी तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस का मामला आपने किसी तरह से वाइंड अप कर लिया, लेकिन अभी बजट पर चर्चा होगी। बजट पर भी राहुल गांधी अगर बोलना चाहेंगे, अपनी पार्टी की तरफ से ये उनका अधिकार है कि वो बोलना चाहें। अगर उन्होंने फिर वो किताब निकाल दी, वो प्रिंट आउट लेकर नहीं भी अगर आए, अगर उन्होंने 4 लाइनें अब तक तो कंठस्थ कर लिया होगा, अगर 4 लाइनें ऐसे ही अगर सुना दी कि नरवणी साहब, तब अब उनको कैसे रखेंगे? तो कुल मिला के जो है ना, पार्लियामेंट में राहुल गांधी को लेकर बीजेपी से शायद अभी भी थोड़ी मिसहैंडलिंग हो रही है। बाकी जगह पार्लियामेंट के बाहर तो मामला मतलब सब ठीक लग रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में राहुल गांधी जिस तरह से एग्रेसिव होकर बाहर निकलते हैं और उसका पार्लियामेंट सेशन के बाद 4-6 महीने तक उसका और असर होता है, तो ये मतलब बूस्टरी का काम कर रहा है पार्लियामेंट सेशन को। और इस पूरे विवाद ने राहुल गांधी को एक बार फिर से मतलब फिर वो वायरल और वो तेवर वाले राहुल गांधी के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया। 20 सेकंड 2014 के बाद ना 15-16 के आसपास बड़े मीम बनते थे, रूपक याद होगा, कि जब टीवी के कुछ खास एंकरों को दिखाया जाता था, जब वो विपक्ष के नेताओं से बात कर रहे हैं तो टैंक AK-47 लेके बात कर रहे हैं, और जब वो बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे हैं तो चांदनी रात में कमल के फूल पेश करते हुए बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये मीम लोकसभा स्पीकर का न बन जाए। नहीं, एक चीज़ मैं भी जोड़ दूँ ऋषि, ये मजाक के तौर पर हल्की बात है कि अभी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि इसमें असली गेम थरूर साहब ने किया, जो किताब वाला प्रकरण है। लोग कह रहे हैं कि थरूर साहब ने पहले बीजेपी से नज़दीकी बढ़ाई, ऑप्शन सिंदूर उंदूर पर बढ़िया पॉजिटिव बयान दिया, उसके बाद अंदर से जाके सूचना निकाला है कि नरवणे जी की किताब में क्या क्या छपा है, और उस पर लोग कह रहे हैं कि थरूर साहब का 4 स्टार रिव्यू भी उसके पीछे छपा हुआ है, और वो किताबिया जो राहुल गांधी ले लेके ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, वो थरूर साहब ही पीछे से लाके उनको थमा दिए। ठीक है, चलिए, ओके, जाके सरकार को घेर लीजिए। तो थरूर को लेके भी एक मीम चल चलिए, रहा है। ठीक है। चाइना पर एक मास्टर स्ट्रोक था, राहुल गांधी के हाथ लगाए, और इसकी जो गूंज अभी लंबे समय तक सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, आपने देखी न्यूज रूम की गर्मा गर्मी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आप देख रहे थे न्यूज तक।